मैं आपको बता यहाँ पे है कि स्टेट और सोसाइटी की बात हो रही थी। हाँ बेटा, स्टेट के अंदर आप लोगों का चर्च और कोर्ट आएगा। सोसाइटी के अंदर कॉमन मैन, वो की वहाँ की प्योरिटन सोसाइटी आएगी। ठीक है, सोसाइटी वहाँ की प्योरिटन सोसाइटी थी। मैं लिख देती हूँ स्टेट के अंदर क्या क्या है। स्टेट इज इक्वल टू चर्च एंड कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है सोसाइटी क्या थी वहाँ की। हाँ जी, कैसी सोसाइटी थी भाई? सोसाइटी में बेटा कल्चर आ जाता है। सोसाइटी इज इक्वल टू वहाँ की कम्युनिटी। ठीक है, जिसमें उनके बिलीव कल्चर, और कल्चर इज इक्वल टू डॉगमेटिक बिलीव्स, उनके बिलीव्स, उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर, ये सारी चीजें बेटा सोसाइटी को। ठीक है, कल्चर, डॉग, उनके बिलीव्स, और बिलीव्स कैसे थे? उसके बाद उनके बिहेवियर्स। ठीक है, उनके उनकी डॉगमेटिज्म, मोरालिटी, ये सारी चीजें बेटा सोसाइटी का पार्ट होती है। ठीक है, तो ये स्टेट और सोसाइटी का किस तरीके से इंसानों ने आपस में उस पूरी सोसाइटी को दगड़ मगड़ कर दिया, तो ये बेटा आप लोगों ने बताना है कि वो क्या हुआ था उस सोसाइटी के साथ। सही, तो ये जनाब हमारा काफी सारा हो गया। उसके बाद है द क्रूसिबल इज अ रेवलेटरी प्ले। क्या होता है भाई रेवलेटरी प्ले? मुझे तो भूल ही गया, कल बताया था। क्या होता है रेवलेटरी प्ले क्लास? कल हमने एक्सप्लेन किया। हवाला है। हाँ हाँ। ये हवाला है उसका 1692 के सलम विचराग का। अच्छा। और हिस्टोरिकल प्ले है हम्म कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट के बारे में हम्म उनका हवाला भी देते हुए फिर इसको रिलेट किया है विचराग को ठीक है। 20th सेंचुरी के। ये सारा इसमें आ जाए। अच्छा जी, बताएं जनाब मेजर थीम्स इन द क्रूसिबल। हाँ जी, कौन बताएगा क्या क्या थीम्स हैं भाई? रिवील करता है कट, रेवलेटरी प्ले जो रिवील करता है ट्रुथ को। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद है मेजर थीम्स बताएं जी। कौन बताएगा जल्दी से? आखिरी क्वेश्चन। पास्ट को रिवील करता है, गुड। रिवील किया उसने कार्डिज्म को, रिवील किया उसने सैलम सोसाइटी को, रिवील किया उसके कल्चर को। देयर आर मैनी मैनी थिंग्स इस रेवलेटरी प्ले में। और इस रेवलेटरी प्ले में क्या क्या हुआ है? इनर करप्शन को एक्सपोज किया गया है, रिवील किया गया है। और सोशल सिस्टम, उसका सोशल सिस्टम को, और उसके इंस्टीट्यूशन में भी, दे में भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न, चाहे वो ट्रेडिशनल थी या मॉडर्न थी। ये जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा ना यहाँ पे, इंट्रैक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बहन भाई हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। सही, इन दोनों में सेम पॉइंट्स आएंगे। हाँ जी जनाब, थीम्स बताएं जी। इसको कौन एक्सप्लेन करे? हो गया खत्म? और किसी का कोई? हाँ जी सदफ। मैम थीम्स वाला आपने क्वेश्चन करवाया था वो एज इट इज आएगा इसमें? हाँ एज इट इज आएगा। इतनी सारी वो थीम्स, मोटिव्स, आइडियाज पढ़ लिया अब तो हमने। एम्पावरमेंट थी, इंटॉलरेंस थी, हम्म जस्टिस थी, गुड वर्सेस इविल, हम्म रेपुटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रेपुटेशन, गुड। रिलीजन। हम्म हम्म सही सही। चले जनाब, ये तो हो गया जनाब क्रूसिबल। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया क्रूसिबल से रिलेटेड तो मैं ऐसे पूछ, एनी क्वेश्चन? मैम फेट का ज्यादा रोल था या फ्री विल का फ्री क्रूसिबल विल में? का। फ्री विल, फ्री विल। और ये एक मॉडर्न ट्रेट है। मॉडर्न ट्रेड है। ठीक है, फ्री विल का रोल ज्यादा था, फेट का इतना नहीं था, लेकिन फ्री विल का ज्यादा था। मॉडर्न ट्रेजेडी में एक चीज याद रखिएगा, फेट से ज्यादा ना चांसेस एंड कोइंसिडेंस अपना रोल प्ले करते हैं। हाँ जी हुमैरा। मैम मैं भी यही पूछ रही थी कि मॉडर्न में मैम ज्यादा जो है वो फ्री विल का ही रोल होता है और चांसेस का। चांसेस एंड, जैसे कि मैम
हाँ जैसे कि मैम ग्रीक में फेट का ज्यादा रोल था। हाँ। अच्छा, ग्रीक में 2 टाइप्स हैं, ठीक है। सोफोक्लीस से पहले जो एस्टाइलस की ट्रेजेडीज थी, या सोफोक्लीस से पहले जितने भी थे ना ग्रीक ट्रेजेडी में, वो फर्टलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे लिखते थे कि फेट के हाथ तो इंसान मजबूर है। जब सोफोक्लीस आया और उसने इडिपस रेक्स लिखा, तो उसने उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया था, एक फेट एंड दूसरा फ्री विल। उसने कहा था कि खाली किस्मत ही इंसान का को खराब नहीं करती, बल्कि उसकी फ्री विल भी इन्वॉल्व होती है। बल्कि उसने ये कहा कि किस्मत तो चले खराब होती होती है, लेकिन हमारी फ्री विल उसको मजीद खराब कर देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने फ्री विल के, तो यहाँ पे अगर हम देखें मॉडर्न ट्रेजेडी में, तो कोइंसिडेंस और फ्री विल का ज्यादा रोल होता है। हाँ जी सदब। मैम ये मेरा क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने प्ले पढ़ा है, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो उन्होंने किया उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता चल गए। ये जो जज हैथॉर्न और जज डैनफोर्ड था, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने ये सब जो किया उसके बाद ये नहीं बताया मिलर ने। देखिए उसमें तो वो अथॉरिटी थी ना, उन्होंने जो करना था। देखिए सदब, हमेशा जो मेन मेन कहानी जो होती है ना, वो मेन कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती है। फोकस डैनफोर्ड या उसके ऊपर नहीं था, फोकस बेसिकली अथॉरिटी को एक्सपोज करना था कि अथॉरिटी किस तरीके से एक आम इंसान को यूज करती है, और जो रिलीजियस बेस पे लोगों को किस तरीके से जिसे कहना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी आप देखें सड़कों पे रिलीजन के नाम पे लोगों से टायर जलवाए जाते हैं या गाड़ियां तोड़ फोड़ दी जाती हैं। तो वो एक्चुअली बता रहा था कि ये स्टेट और जो चर्च है, स्टेट जो है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन अथॉरिटी, बट दे आर नॉट डूइंग सो। और ये मतलब ये दोनों जो है, इनको इक्वली लेके चलना होता है। लेकिन क्या होता है कि, क्या बता रही थी, अच्छा जी, क्या बता रही थी मैं, काम पे छोड़ा था भाई, मैं वो स्टूडेंट का मैसेज देखने लग गई। इक्वली प्ले करना होता है रोल दोनों ने, ये बता रहे थे आप। नहीं, पीछे टॉपिक क्या था, किसको इक्वली, अच्छा हाँ, मैं ये बता रही थी कि चर्च और रिलीजन जो है ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, स्टेट बहुत अच्छा। जब अदालतें करप्ट हो जाएंगी और रिलीजियस लोग जो हैं वो अपने जो है सिर्फ नाम की खातिर, या हमारी कि हमारी अथॉरिटी हो, हमें लोग जाने, हमें माने, हमारी शोहरत हो, हमारी रेपुटेशन जो है वो कहीं ख़राब ना हो, जब इसके पीछे लोग भागते हैं तो सोसाइटी ख़राब हो जाती है। ठीक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना अर्तगल की, कि अर्तगल कहता है कि जब लोग सरदारी के पीछे भागते हैं तो सोसाइटी बर्बाद हो जाती है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अगर एज अ ड्रामाटिस्ट आ जाए तो फिर सदर वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें? कौन सा पॉइंट सदफ ने बताया? यही कि अथॉरिटी की उन्होंने बताया नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। बेटा वो तो अब वो हुआ ही कुछ नहीं उनके साथ एट द एंड, बस उन्होंने तो एक्चुअली एक यही देना था ना, कि एक फैसला ही सुनाना था ना, तो वो उन्होंने उसके खिलाफ सुना दिया, बस यही उन्होंने किया। अब उन बेचारों के साथ क्या होना था, उन्होंने तो जो करना था सो कर दिया। मैम मैम बेचारे मैंने नहीं कहे उनको। वो क्या हुआ थोड़ा वो कब्र में गए होंगे तो उनको पता चला होगा हमारे साथ क्या हुआ। जैसे मैंने मैम एक हम इस सॉरी ड्रामे के बारे में कि ड्रामे के बाद क्या हुआ। ड्रामा के बाद क्या हुआ, किसके साथ, आर्थर मिलर के साथ? जी नहीं, ने डैनफोर्ड और हैथॉर्न। बेटा अब तक ड्रामे के कहानी बाद लिखती ना, अब कहानी के बाद कहानी खत्म होगी, सब उस हंसी खुशी रहने लगे। जी मैं एक जगह पढ़ा था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उन्होंने ये लिखा था कि जैसे ये शोर खत्म हुआ ना, हाँ, तो फिर पेरिस के खिलाफ वोटिंग करवाई गई और अच्छा उसको उसके जो इसका ओहदा था उससे हटा दिया गया। उसके अच्छा बाद किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना। और जो एबिगेल है वो ये बताती है कि उसके बाद वो चली गई थी, पेरिस चली गई थी और ठीक है, वहां तो पे भाग उसने गई। एक वाइफ अपनी जिंदगी गुजारी और तकरीबन सजा मिली। 20 वर्ष गुजर गए सजा मिलने के बाद, यानी कि वो स्कैप हो गई थी ना। फिर उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ना, उसको पता चला कि यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती की गई है। फिर उन्होंने उन लोगों को तलाश किया, जो जिंदा थे उनके नुकसान का अजाला किया था, और जो मर गए थे फिर उनके खानदान के साथ भी हमदर्दी की थी। और हकीकत पे इस वक्त ये था कि वो लोग
कुछ लोग थे ना जो जाजिद हाथरॉन और डैनफोर्थ जैसे लोग, ये उस वक्त भी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे और इस दौरान भी काफी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसका सबसे फायदा इन्होंने उठाया था, जो कि फिर ग्रज रखते थे। ठीक है। और एलिजाबेथ का उन्होंने बताया कि फिर उसने प्रोक्टर के मौत के 4 साल बाद एक और शादी की और उसके बाद 16-17 साल के बाद जो लोग मरे थे उसके दौरान हैंगिंग हुई थी जिनकी, उसके लिए चर्च में मगफिरत के लिए दुआ करवाई गई और जिनको इस जुल्म के दौरान बेगुनाह मारा गया था, फिर एक ऐसा हुक्म दिया था कि अब लोगों को जो है ना बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया था, फैसला दिया था कि जो तमाम लोग बेगुनाह मारे गए हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है ना, जो फांसी चढ़ गए, उनके साथ ही जो बर्बादी थी वो भी खत्म हो गई। अब ना तो चर्च किसी की मलकियत में रहा और ना ही कोई किसी को इस तरह से सजा दे सकेगा। इनफैक्ट ये कि मजहब के नाम पर जो कायम हुकूमत थी ना जज हाथरॉन और डैनफोर्थ की, वो खत्म हो गई, उन्होंने उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी थी। ये मैंने पढ़ा था एक जगह पे। सही, ठीक हो गया। असल में ये जब मैंने सेट मंगवाया था ना पार्ट 1 का, तो उसके साथ ना पहले हम, अब तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसकी कोई सिलेक्टिव बुक्स भी होती हैं, क्योंकि मैंने तो खुद बाय की थी। तो मुझे वो बुक शॉप कीपर ने कहा मैम पूरा सेट ले जाएं। अच्छा, उस वक्त वो जो किताबें नहीं भी पढ़नी थी ना, उसने सारी बीच में डाल दी, उन्होंने तो अपना बिल बनाना था ना। उसके बीच में ना उसने सीडीज भी डाल दी सारे ड्रामास की ना। मैंने कहा डाल दो जो जो किताबें हैं, जो जो हमें इंग्लिश के लिए चाहिए, क्योंकि गाइड करने वाला ही कोई नहीं था। वो तो बाद में 5 पेपर्स खोले, पता चला अच्छा एनी 4 कर लें तो हो जाएगा पेपर। तो बहरहाल वो बेटा सीडीज आई थी मेरे पास। एक्चुअली ये चीज़ें सब तब क्लियर होती हैं जब आप मूवीज़ देखते हैं। तो वो सीडीज पड़ी की पड़ी रह गई। अभी कितना 2021 चल रही है, 2011-10 में मैंने वो सेट बाय किया था। 2010 की सीडीज पढ़ी है और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ड्रामाज और मूवीज देखने की। मुझे ऐसे लगता है ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और मुझे बड़ी एक कोफ्त हो रही होती है